Hello students, I am Alok Sharma, science teacher of New Scientist Stephen Public School, Unit 3rd Agra, and I am going to discuss in this video the 11th class biology chapter structural organization in animals. So we had studied the in earlier classes how the organisms form and what kind of process involves are there, how tissue form and how the group of tissues make a particular organ, but all the tissues is made up of a group of cells, dissimilar group of cells, and dissimilar of group of cells is also formed by the biomolecules. So in this chapter we are going to discuss uh, how what kind of tissues present in the human body and human beings, and what are their different functions and what are their different works. So let's start students the very interesting chapter of 11th class biology, structural organization in animals. In the preceding chapter you came across a large varieties of organisms, both unicellular and multicellular, of the animal kingdom. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एनिमल किंगडम में काफ़ी लार्ज वेराइटीज़ देखी हैं। इसकी किस तरीके से किन किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे सारे एनिमल किंगडम में यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर और ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया है, डिवाइड करके रखा है। जैसे कि हम बात करते हैं कि यूनिसेलुलर का यूनिक फंक्शन होता है कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने का, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, यानी कि एक ही सिंगल सेल से ये सारी प्रोसेस हो रही हैं। जस्ट लाइक अमीबा, कि व्हाट आर द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन द अमीबा, all the amoeba is also a unicellular organism and all these kinds of process involved in the single cell. In the complex body of multicellular organism animals, some basic functions are carried out the different group cells are well organized manner. यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखें तो वहाँ पर तो एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं और वो ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होने के बाद में एक वेल ऑर्गेनाइज ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वो ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक हर पर्टिकुलर अपना वर्क को परफॉर्म करता है मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर। जैसे द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज़ मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जैसे हाइड्रा की जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बनती है, एंड द नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी 1000। हर अपने तरह के अलग अलग जो सेल्स हैं वो भी अपने आप में थाउजेंड्स में होते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। और अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडीज़ जो है उसके अंदर बिलियन या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, परफॉर्म अ वेरियस फंक्शन, जिनमें सबका अलग अलग अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। द ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। तो यही जानेंगे कि ये जो सेल्स हैं एक एक जगह से मतलब सॉरी एक साथ मिलकर किस तरह से काम करते हैं और फिर हमारी बॉडी कैसे काम करती है। तो इसी में हम ये देखेंगे हाउ डू दीज सेल्स इन बॉडी टुगेदर, कैसे एक बॉडी के अंदर ये सारे वर्क जो सेल्स हैं वो एक साथ वर्क कर पाते हैं। इन मल्टी सेलुलर एन अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कि अगर हम टिश्यू की बात करें तो अगर हम इसमें मल्टी सेलुलर में बात करें तो जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, है ना। तो ग्रुप ऑफ यानी कि जो मेन जो अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सबसे पहले सेल है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बन जाते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बन जाते हैं। तो टिश्यू जो वर्ड है वो ग्रुप ऑफ सेल्स को ही बोलते हैं हम। तो यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। लेकिन जितने भी ट्रिलियंस में बिलियंस में सेल्स होते हैं, ये ट्रिलियन बिलियंस में जो सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो मिलके बेसिकली 4 तरीके के टिश्यू ही फॉर्म करते हैं। जैसे हम बात करते हैं जो जैसे कुछ टिश्यूज़ है जो हमारे स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी को बनाते हैं। व्हेन 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और अ केमिकल इंटरेक्शन, दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ईच डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ये ऑर्गन्स बनाएंगे और ये ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे जो एक साथ
सिस्टमेटिक मैनर में वर्क करेंगे। Cells, tissue, organs and organ system split up their work in a way that exhibits division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। और जब ये सब हमारा जब ऑर्गन बन जाते हैं और ये जो ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी का जो सर्वाइवल है वो बढ़ता है और वो उसी की वजह से ह्यूमन बॉडी सर्वाइव करती है। तो हम चलते हैं एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर। तो बेसिकली 4 टाइप्स के मैंने बताए थे टिश्यूज़ कि कितने भी बिलियंस में हमारे अंदर सेल बेशक हैं, लेकिन वो बनाएंगे 4 तरीके के टिश्यूज़, जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल ईच टिश्यू, व्हाट आर देयर मेजर फंक्शंस, देयर लोकेशंस और किस तरीके के ये अपने अपने वर्क को अंजाम देते हैं और अपनी लोकेशन के हिसाब से इन्होंने अपने आप को कैसे खुद को एडप्ट किया हुआ है, वो भी देखेंगे हम इसमें। तो नेक्स्ट है इसमें सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके बारे में एक बात जान लीजिए कि ये कवरिंग टिश्यूज़ होते हैं। एक्चुअली ये या तो आउटर कवरिंग पे पाए जाते हैं, जैसे अगर हमारी स्किन है तो स्किन भी है जो सेवन लेयर्स में डिवाइडेड है सेल्स की, तो सबसे ऊपर वाली आउटर लेयर जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की ही होगी, या फिर सबसे इनर लेयर होती है उधर ये एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं, या हमारे ऑर्गन्स की जो पैकिंग होती है यानी ऑर्गन्स के आउटर लेयर पर ये पाए जाते हैं। तो एक्चुअल में इनका ये जो वर्क है ये सिर्फ पैकेजिंग कवरिंग इस तरीके का है। तो जैसे हम बात करें एपिथेलियल टिश्यूज़ की, तो वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। प्लूरल पे हम एपिथेलिया बोलते हैं, सिंगुलर एपिथेलियम होता है। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग और लाइनिंग ऑफ फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि ये क्या करेंगे, बॉडी के सारे पार्ट्स को कवर करेंगे, उनकी लाइनिंग्स को कवर करेंगे या पैकिंग का काम करेंगे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। There are two types of epithelial tissues, namely simple epithelium and compound epithelium। यानी कि अगर इसमें बात करें हम सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम की, तो सिंगल लेयर यानी कि सिंपल एपिथेलियम की जो लेयर है इज़ composed ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ एज अ लाइनिंग और फॉर बॉडी कैविटीज़। यानी कि सिंपल एपिथेलियम एक सिंगल लेयर होती है एपिथेलियल सेल की, और ये ज़्यादातर लाइनिंग क्रिएट करते हैं किस किस की, फॉर फॉर बॉडी कैविटीज़, यानी कि जो हमारी बॉडी की कैविटी उनकी लाइनिंग को बनाना, हमारी जो डक्ट है उनकी लाइनिंग को बनाना, और जो ट्यूब्स हैं जैसे फेलोपियन, जैसे हम बात करते हैं इसमें फेलोपियन ट्यूब हो गया, और या फिर हमारा ईसोफेजियल जो ट्यूब है वो हो गया, या हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल टॉप माउथ टू एनस है वो, तो वहाँ पर इन सब की लाइनिंग के लिए ये सिंपल टिश्यूज़ एक छोटी सी पतली सी लेयर होती है। इनका जो वर्क है द कंपाउंड एपिथेलियम, ये एक से ज़्यादा लेयर में पाए जाते हैं। सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ में यही अंतर है कि ये सिंपल जो सेल्स हैं ये एक ही सिंगल लेयर में पाए जाते हैं, और कंपाउंड एक से ज़्यादा सेल्स की लेयर में पाए जाते हैं, और उनके फंक्शन के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़ में, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ में और कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज़ में। तो ये जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एक सिंगल लेयर वाले हैं जो फ्लैट, उसमें जो एपिथेलियल जो सेल है वो एक फ्लैट शेप दिख रहा है हमको यहाँ पे, ये फ्लैट है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो हमको सिंगल एपिथेलियम लेयर में देखने को मिलेगा। बाकी का अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, जिसके आउटर सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया इज़ द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो अब हम इन सारे टिश्यूज़ को डिफरेंट बेसिस पे पढ़ेंगे, यानी कि अब हमने इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर। तो अगर हम स्क्वैमस की बात करें तो स्क्वैमस एपिथेलियम इज़ मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटन सेल विद इर्रेगुलर बाउंड्री। यानी कि जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो सेल्स हैं ये एक थिन लेयर में पाए जाते हैं, काफ़ी फ्लैट होते हैं और बहुत ही पतले होते हैं। तो
जिसकी जो बाउंड्री है वो इर्रेगुलर रहती है। जैसे इसमें देखते हैं कि इसमें कोई रेगुलर शेप नहीं है बाउंड्री का, कोई एक दूसरे से बिल्कुल इर्रेगुलर वे में अटैच है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है इसका भी वर्क यही है कि जो ये यहाँ पर जो सिंगल स्क्वेमस एपिथेलियम की जो लेयर है वो फ्लैट शेप की होगी, काफ़ी थिन होगी, इर्रेगुलर बाउंड्रीज होंगी। ये ज़्यादातर हम वहाँ पाए जाते हैं जहाँ डिफ्यूज़न हमारी बॉडी के अंदर होना होता है। तो डिफ्यूज़न वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पर सेल की जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ऐसे इस तरह से जान लें कि अगर हम फ़िल्ट्रेशन कर रहे हैं और फ़िल्ट्रेशन में जो सीव है वो हमारी मोटी है, उसकी जो जाली है वो मोटी है, तो वो उतना देर में होगा, लेकिन जितनी पतली होगी वो उतना जल्दी ईजिली फ़िल्टर्ड करेगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने स्क्वेमस एपिथेलियम को भी इसमें देख रखा है कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम है ये ज़्यादातर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ बॉडी का डिफ्यूज़न वाला जो प्रोसेस है वो ज़्यादा पाया जाता है। जैसे दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग एंड आर इन्वॉल्व इन द फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूज़न बाउंड्री। यानी कि जो हमारे एल्विलाइज और ब्लड कैपिलरीज़ के बीच में, तो यानी कि एल्विलाइज जो है वो एक एयर सैक बॉल्स होती हैं जो अंदर से हॉलो होती हैं, तो वो जो बनी होती हैं वो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती हैं। अब बात करते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम की। ये भी सिंगल लेयर से क्यूब, लेकिन इसमें जो सेल्स होते हैं इसमें इर्रेगुलर नहीं रहते, ये क्यूबोइडल शेप के होते हैं और ये ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं कॉमनली फाउंड इन द डक्ट ऑफ अ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स इन द किडनी। यानी कि जो किडनी में लूप ऑफ हेनले वाला जो पार्ट है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला पार्ट है और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला जो पार्ट है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जिस टाइप के एपिथेलियम सेल्स पाए जाएंगे वो क्यूबोइडल एपिथेलियम यानी क्यूब शेप के पाए जाएंगे। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई। छोटे छोटे इनके अंदर माइक्रोविलाइज भी होते हैं मोशन ऑफ, अगर बात करें पार्टिकल्स के लिए। अब बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियम की। तो इट इज़ कम्पोज्ड अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल। यानी कि जैसे कॉलम होता है उसी तरीके से इनका शेप होता है और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस की तरफ जो होता है वो सिचुएटेड होता है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, हो सकती है कहीं कहीं पे इनमें माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट हो। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। जैसे हम बात करते हैं इंटरनल लाइनिंग हमारे स्टमक की है, ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है, सीक्रेशन कराना और एब्जॉर्प्शन कराना। जैसे हम बात करते हैं जैसे स्टमक में ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो स्टमक में मैंने बताया था कि जो स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग होती है वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जगह जगह प्रेजेंट होती है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो बनती है वो इन्हीं कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स की बनती है। तो उसका गैस्ट्रिक ग्लैंड का वर्क गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करना है, तो इसका मतलब ये भी सिक्रेशन का काम करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम, इसका जो फंक्शन है, देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल म्यूकस इन अ सरफेस स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। देखिए सीलिएटेड एपिथेलियम का मतलब होता है कि ऐसे सेल्स के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ऐसे सेल्स जिसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स कहलाते हैं। तो ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फीमेल। यानी कि अगर हम बात करें वेजाइना से लेकर पूरा फैलोपियन ट्यूब तक का जो अंदर का जो इंटरनल लाइनिंग है वो सीलिएटेड एपिथेलियम की होगी। वो इसलिए क्योंकि ये जो सीलियाँ हैं वो धीरे धीरे मोशन करते रहते हैं जिसकी वजह से स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। दूसरा, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जब भी कफ ऊपर जाना होता है या कफ या नीचे जाना होता है तो ये उसका उसका भी वर्क करते हैं, यानी कि मोशन कराने का भी वर्क करते हैं। वहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम का वर्क है। तो देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। They are mainly present in the surface of a hollow organ like bronchioles, fallopian tubes, etc. So these are some locations, functions of simple epithelium cells, which is further categorized by the three different group like squamous, cuboidal, and columnar, and ciliated. Now, some of columnar or cuboidal cells
गेट स्पेशलाइज फॉर सीक्रेशन आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और यही कॉलमनर और क्यूबिडल सेल्स कुछ थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाते हैं, थोड़ा सा स्पेशलाइज हो जाते हैं, वो बन जाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसे जगह जगह बॉडी में हमारी जो ग्लैंड्स हैं, स्किन में हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्टमक में हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, सॉरी वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ग्लैंड्स का काम क्या है सीक्रेशन करने का, तो जहाँ जहाँ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं तो उन ग्लैंड्स की फॉर्मेशन का भी वर्क इन्हीं क्यूबिडल और कॉलमनर एपिथेलियम का होता है, जो बाद में जाके उनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल सकते हैं। जैसे बात करते हैं, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर कंसिस्ट, जैसे हम बात करते हैं दे यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, goblet cells of the alimentary canal, and multicellular consist of cluster of cells called salivary gland। यानी कि कहीं कहीं पर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो यूनिसेलुलर टाइप की बन जाती है, और मल्टीसेलुलर यानी कि एक ही तरीके के जिसमें सेल्स होते हैं। जैसे ये यूनिसेलुलर सेल ग्लैंड है फर्स्ट वाली, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे यहाँ पर ये जो पैकेट्स हैं यहाँ से ये रिलीज़ हो रहा है। तो एक ही तरीके के जो सेल्स पाए जाते हैं, जैसे गॉबलेट सेल्स हैं इसमें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें ये सेकंड वाली, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, इसमें एक से ज़्यादा तरीके के ग्लैंड्स मतलब कि सेल्स पाए जाते हैं। यानी कि इसमें या तो क्यूबोडल होगा या सिर्फ कॉलमनर होगा, लेकिन ये जो ग्लैंड्स हैं इसमें कॉलमनर एपिथेलियम भी हो सकते हैं और क्यूबोडल एपिथेलियम भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जैसे ये जो ग्लैंड है, जैसे ये सलाइवरी ग्लैंड बन जाएगी, या पैनक्रियास यानी कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये स्वेट ग्लैंड बन जाएगी यूनिसेलुलर वाली, या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड प्रेजेंट है ये वो बन जाती हैं। इन्हीं के बेसिस पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ पोरिंग देयर सीक्रेशन, यानी कि कुछ ग्लैंड जो है वो डायरेक्ट अपना ब्लड में जो सीक्रेशन रिलीज़ करती हैं, और कुछ ग्लैंड जो है वो इनडायरेक्ट ब्लड में अपना सीक्रेशन यानी डक्ट्स के थ्रू करती हैं। उसी बेसिस पर इन ग्लैंड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे हम बात करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे एक्सोक्राइन में ग्लैंड्स की बात करें तो म्यूकस, तो म्यूकस कहाँ से सीक्रेट होता है? म्यूकस सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में 3 कंपोनेंट होते हैं, HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। तो इसका मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो किसकी? एक्सोक्राइन की ग्लैंड है, यानी कि एक्सोक्राइन की कैटेगरी के अंदर आ रही है। दूसरा ईयर वैक्स, यानी कि जो हमारे ईयर ग्लैंड्स हैं, यानी कि कान में जो वैक्स होता है उसको, वो भी एक क्या है? सीक्रेशन ही है। दूसरा ऑयल, गॉबलेट सेल, जैसे हमारे फेस स्किन, किसी किसी की स्किन जो है वो ज़्यादा ऑयली होती है, तो वो ज़्यादा ऑयली होने का मतलब क्या है कि उसकी स्किन की सरफेस पर जो है ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा हैं, और ऑयल ग्लैंड्स में जो है ये ऑयल रिलीज़ होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ऐसे ही मिल्क है, मिल्क के लिए फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, तो जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, क्योंकि वो मिल्क रिलीज़ करती हैं। ऐसी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स में जैसे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, लाइपेज है, बाइलेज वगैरह। These products are released through the duct or tubes. In contrast, endocrine gland do not have ducts. Their product called hormone and secrete directly into the fluid. और एक्चुअल में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्ट्स के थ्रू रिलीज़ नहीं करती, वो डायरेक्ट किसके थ्रू करती हैं? ब्लड के थ्रू। और ज़्यादातर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो जो ब्लड के थ्रू रिलीज़ करती हैं वो हॉर्मोन्स होते हैं। नाउ द सेकंड वन इज़ कंपाउंड एपिथेलियम। सो स्टूडेंट्स, ये सारे जो पार्ट्स थे वो अभी सिंपल एपिथेलियम के पार्ट्स हम पढ़ रहे थे। तो सिंपल एपिथेलियम को फर्दर जो स्पेशलाइज किया गया, जैसे कि स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया था, फिर क्यूबोडल, कॉलमनर, सीलिएटेड एपिथेलियम। लेकिन कुछ स्पेशलाइजेशन हो गया कि जो क्यूबोडल और कॉलमनर एपिथेलियम है वो और मॉडिफाइड होकर बन गए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उसके बाद में जब सेकंड वन की बात आती है कंपाउंड एपिथेलियम, यानी कि ऐसे एपिथेलियल सेल्स जो एक से ज़्यादा लेयर्स में पाए जाते हैं। तो जैसे हम उसकी बात करें तो एक से ज़्यादा लेयर यानी मल्टी लेयर्ड सेल्स हो गए ये, एंड दस हैज़ लिमिटेड रोल इन द सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एक से ज़्यादा लेयर्स पे जब ये सेल्स पाए जाते हैं, तो जिस तरह से एपिथेलियल सेल्स खुल के एब्जॉर्प्शन का वर्क कर पाते हैं या सीक्रेशन का वर्क कर पाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ इनका एक स्पेशलाइज पर्टिकुलर फंक्शन आ जाता है सबका। जैसे हम बात करते हैं
देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। बॉडी के अंदर जो भी केमिकल स्ट्रेस हो रहा है या मैकेनिकल स्ट्रेस एक्सटर्नली बॉडी पे जो पड़ रहा है, उसको ओवरकम करने का काम कंपाउंड एपिथेलियम सेल्स का होता है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, यानी कि स्किन की जो ड्राई सरफेस है उसको कवर करने का काम करते हैं। मॉइस्ट सरफेस जो होती है हमारी बक्कल कैविटी की, उसको कवर करने का काम करते हैं। फेरिंग्स को कवर करने का काम करते हैं। इनर लाइनिंग्स ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड को कवर करने का काम करते हैं। तो ये जितने भी सारे जो एपिथेलियल कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से काफ़ी टाइटली कॉम्पैक्टली जो है एक दूसरे से बाउंड रहते हैं। इन्हीं बाउंड्स को हम जंक्शंस बोलते हैं, यानी कि हम बात कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इंटर सेलुलर जंक्शन। यानी कि यहाँ पर जो एक वर्ड है जैसे इंटर, इंट्रा और एक्स्ट्रा, यानी कि जब भी इंटर की बात होगी, यानी कि जैसे हम इंट्रा सेलुलर बोल रहे हैं, तो इंट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल से बाहर। और जब भी बात आती है कि इंटर सेलुलर, तो यहाँ पर दो सेल्स के बीच की बात होती है, यानी कि जो दो सेल्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम इंटर सेलुलर बोल सकते हैं या उसको जंक्शन बोल सकते हैं। तो जैसे हम बात कर सकें, ऑल द सेल इन एपिथेलियल्स आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल in nearly all animal tissue. A specialized junction provide both structural and functional links between individual cells. Three types of cell junction are found in the epithelium. तीन तरीके के बेसिकली जो है जंक्शन पाए जाते हैं। अगर हम उनकी बात करते हैं तो जैसे हम बात कर सकते हैं कि टाइट जंक्शंस होते हैं। ये किसी भी सब्सटेंस को एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में जाने से रोकते हैं। अडेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नीबरिंग सेल्स टुगेदर, और एक ये ऐसे जंक्शंस होते हैं जहाँ पर एक दूसरे सेल्स एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं। जहाँ पर गैप जंक्शन होता है, इसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन के लिए एक सेल से दूसरे सेल्स में परमिशन होती है। तो विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम टाइम बिग मॉलिक्यूल्स। जैसे हम बात कर सकते हैं इसमें जैसे हम बात करते हैं एक बैरियर होता है हमारी बॉडी में जिसको बोलते हैं BBB, यानी ट्रिपल बी, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर। ये वो बैरियर है स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी का नीचे का जो जितना भी जो सिस्टम है और जो ब्रेन का सिस्टम है, ये उसको अलग अलग करता है। यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना इतना ईजी नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। ओनली परमिटेड मॉलिक्यूल्स ही होते हैं जो ब्रेन तक एंटर कर पाते हैं, वरना कोई भी मॉलिक्यूल ईजिली इतना एंटर नहीं कर पाता ब्रेन के अंदर। और इसको जो रोकने का काम होता है, एक तरीके से इसको हम BSF बोल सकते हैं, हमारी बॉडी का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि ब्रेन तक परमिशन नहीं देती है किसी भी एरे गैरे मॉलिक्यूल्स को एंटर करने की। जो ब्रेन के लिए सुटेबल और वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है वही एंटर कर पाते हैं, बाकी का कुछ एंटर ब्रेन के अंदर नहीं कर पाते, क्योंकि जो ब्रेन हमारा जो है वो हाईली लाइपोफिलिक है, यानी कि लिपिड लपिंग है। इसीलिए ब्रेन की जो दवाइयाँ हैं वो भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही दी जाती हैं, कभी भी इसके थ्रू, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना, क्योंकि वाटर सॉल्युबल ड्रग्स इतना इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसी के आधार पे हमने अब बात की है कि इनका जो जंक्शन है वो तीन तरीके, टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ से इनके नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये स्पेशल टाइप्स के टिश्यू हैं जो बॉडी के अंदर कनेक्टिव यानी कनेक्टिविटी का काम करते हैं। डजेंट मैटर कि वो ब्लड सेल्स हों, ब्लड के टिश्यूज़ हों, या हमारा बात कर सकते हैं मस्कुलर सेल्स हों, तो ये सारे ही क्या हैं, ये एक दूसरे से कनेक्शन करने का ही काम करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ की हम बात करते हैं इसमें। तो कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग, जैसे हम बात कर सकते हैं इसमें कि कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज एंड ब्लड, ये सारे ही हमारे बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाते हैं। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। ब्लड भी हमारा एक कलेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ब्लड के अंदर जो बाकी के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर जो स्पेशल फाइबर्स पाए जाते हैं, जिनको कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन प्रोटीन्स, यानी कोलेजन प्रोटीन से जो बने हुए होते हैं, उनको कोलेजन फाइबर्स बोलते हैं। यानी कि
वो नहीं पाए जाएंगे, केवल ब्लड को छोड़ के बाकी के जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसमें पाए जाते हैं। द फाइबर्स इनके अंदर, जैसे देखो बिल्कुल इसको इस तरीके से लो कि जैसे रोप होती है, जितनी ज़्यादा मोटी होती है तो वो जो रस्सी कितनी मोटी होगी वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर पतले पतले छोटे छोटे रस्सी के फाइबर्स कितने हैं, है ना। तो जितनी मोटी रस्सी यानी कि उतनी ज़्यादा उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और उतनी ज़्यादा वो चीज़ों को कैरी कर सकती है, भारी चीज़ों को। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमारी जो मसल्स फॉर्म होती हैं, जो मसल्स आगे आप लोग पढ़ोगे मस्कुलर सिस्टम में, तो जो मसल्स फॉर्म होती हैं वो मसल्स भी उन मसल्स का भी जो वर्क है वो इसीलिए जो डिपेंड करता है कि उसके अंदर फाइबर्स की कंपोजिशन कितना है, यानी कि जितना ज़्यादा फाइबर होगा मसल्स में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी। तो इसीलिए इसको हमने डिवाइड किया गया है कि द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। These cells also secrete modified polysaccharide which accumulate between the cells and fibers. They act as matrix. और पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप होता है। तो जितना ज़्यादा इस सेल के इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो मैट्रिक्स वाला पार्ट बन जाता है इनका। जैसे हम बात करते हैं कि और इसी मैट्रिक्स के आधार पे इसको डिवाइड किया है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि ये मसल्स हैं, ये मसल्स का एक इमेज है ये इंटरनल। तो इसमें जहाँ पर जो फाइबर्स दिख रहे हैं आपको ये मसल्स फाइबर्स हैं इसमें, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मसल्स फाइबर उतना ही ज़्यादा वो डेंस हो जाएगा। अब जैसे कि हम बात कर सकते हैं इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कि डेंस रेगुलर है ऊपर वाला और ये डेंस इरेगुलर है, क्योंकि यहाँ कहीं कहीं हमको दिख रहा है कोलेजन फाइबर। तो अब बात करते हैं इसमें कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है। कि लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स and fibers loosely arranged in the semi-fluid ground substance, for example areolar present beneath the skin। जो स्किन के नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारे वो ज़्यादातर लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं। इट सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ फॉर एपिथेलियम, यानी कि वो एपिथेलियम को सपोर्ट करते हैं, उनके फ्रेमवर्क को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद सपोर्ट द फ्रेमवर्क, इट कंटेन फिब्रोब्लास्ट यानी कि सेल्स दैट प्रोड्यूस द सीक्रेट फाइबर्स, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। देखो इसमें जो जैसे छोटा छोटा यहाँ पर हमें ग्रीनिश पर्पलिश यहाँ पर हमको छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं एक मसल्स के कोलेजन फाइबर्स के साथ। एक्चुअल में इनको फिब्रोब्लास्ट बोलते हैं। ये जो फिब्रोब्लास्ट हैं इनका जो वर्क रहता है यानी कि ये मास्ट मास्ट सेल प्रोड्यूस करने का काम रहता है। प्लस उसके बाद में इनका मतलब कि जो बॉडी सेल्स के मसल सेल्स के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या कोई अदर फॉरेन पार्टिकल है उसको यानी कि प्रोटेक्ट करने का काम रहता है। तो यानी ये फाइबर्स बनाने का काम करते हैं, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स का भी काम करते हैं। मास्ट सेल हमारे बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ भी जिस मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, समझ लीजिए कि मास्ट सेल्स के अंदर स्पेशल टाइप का एक केमिकल होता है जिसको स्टामाइंस बोलते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की सेंसिटिविटी के लिए। जैसे हमें धूल से या धूप से या किसी से भी या पॉलन ग्रेन्स या किसी से भी हमें अगर सेंसिटिविटी होती है तो उधर रोल मास्ट सेल्स का ज़्यादा होता है। तो जिसमें ये मास्ट सेल्स तो ये ज़्यादातर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है गले में। और जब भी हमारे मास्ट सेल एक्टिव होते हैं तो वो स्टामाइंस को ही रिलीज़ करते हैं, और जब स्टामाइंस रिलीज़ होते हैं तो वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन ही कॉज करते हैं जिसको हम अस्थमा वगैरह बोलते हैं, जब चोक हो जाता है रेस्पिरेटरी पाइप। देन अगर हम नेक्स्ट अगर इसका बात करें तो एडिपोज टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की जब बात हो रही है तो उसमें नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। ये एक दूसरा अलग टाइप है। ये ज़्यादातर स्किन के अंडर ही मतलब रहते हैं, और ज़्यादातर ये स्टमक वाला जो एरिया है ये वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और एडिपोज टिश्यूज़ ये ज़्यादातर जो काम करते हैं वो फैट स्टोरेज, एक्स्ट्रा फैट बॉडी के अंदर जो काम करते हैं, जो उसको स्टोर करने का काम करते हैं। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर इन दिस टिश्यू। यानी कि जब भी हम मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ले रहे हैं और उसको बॉडी की ज़रूरत तुरंत नहीं है, तो वो जो एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है बॉडी में वो एक तरीके से
एडिपोज टिश्यूज़ में जाके स्टोर हो जाएगा, यानी फैट स्टोर कर लेगा और जब भी बॉडी की ज़रूरत होगी तो ये एनर्जी देने का काम करेगा। तो एडिपोज टिश्यूज़ में फैट स्टोर होना ही कारण होता है मोटापा, ओबेसिटी। तो एक्चुअल में ये स्टमक के आसपास सबसे ज़्यादा एरिया में प्रेजेंट रहते हैं, तो फैट सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो स्टमक वाले एरिया के आसपास ही, इसीलिए टमी वगैरह बॉडी दिखती है ज़्यादा फैट स्टोर होने की वजह से। अब बात करते हैं fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissue. Orientation or fibers show the regular or irregular pattern called dense regular और dense irregular. तो फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स का जो कंपोजिशन है अगर रेगुलर है तो वो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाएंगे, इरेगुलर है तो वो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाएंगे। तो लेकिन इन दोनों में अंतर क्या हुआ कि देखो एक एडिपोज टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है, एरियोलर टिश्यूज़ बना रहे हैं जो स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेगुलर, जो अगर हम बात करते हैं कि इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और यानी कि दो तरीके डिवाइड हुए, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जैसे हम बात करते हैं कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन द रो, यानी कि जो फाइबर्स हैं वो रोज़ की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं इसमें, अगर डेंस इरेगुलर की बात करें, ठीक है। तो डिफरेंटली अलग अलग पैटर्न में अरेंज होते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। नाउ अब बात करते हैं हम इसी में कार्टिलेज की। कार्टिलेज स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में जो एक तरीके से देखा जाए तो बोन का काम करते हैं, पर वो बोन्स हैं नहीं, है ना। यानी कि हम बात करें तो कि जो एक स्पेशल तरीके के जो टिश्यू जो बोन्स तो हैं, लेकिन क्या वो जो बोन्स की तरह काम करते हैं, यानी कि इरेक्शन इन सब में। लेकिन अगर हम बात करें कि ये बोन है तो ये बोन नहीं है, ये बोन सेल से बनते नहीं है। जैसे हमारा जो रेस्पिरेटरी जो पाइप है जिसको ट्रैकिया बोलते, जैसे हम ट्रैकिया की बात करें, विंड पाइप, तो जो ट्रैकिया है वो इस छोटे 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 रिंग से बना हुआ है जो कार्टिलेजियस रिंग होती है। ऐसे ही हमारा जो ईयर का जो पिन्ना वाला पार्ट है वो, नोज़ की पिन टिप वाला जो पार्ट है वो, यानी कि ये बोन की तरह ही काम करते हैं पर बोन नहीं है। तो अगर हम बात करें द इंट्रासेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लीवेबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन रेजिस्ट करता है। जैसे अगर हम अपने कान को पूरा मोड़ दें तो वो थोड़ा छोड़ेंगे तो वैसे ही उसी शेप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्रेशन के रेजिस्ट में नहीं है। दूसरा, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, यानी कि अगर हम बात करें कॉन्ड्रोसाइट्स आर इनक्लोज इन द स्मॉल कैविटीज विद द मैट्रिक्स सिक्रेटेड दैम। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रॉयज आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स इन एडल्ट, यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो कार्टिलेज ये जो रिप्लेस कर दी जाती हैं बोन्स के बाद में, कार्टिलेज इज़ अ प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज में, जैसा मैंने बताया, ईयर के जॉइंट्स में, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, हाँ, और जो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके छोटे छोटे हिस्सों के बीच में वर्टिब्रल डिस्क जिसको बोला जाता है। लिम्स में, हैंड्स में, ये मोस्टली वहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी बात की जाए तो अगर हम बात करते हैं इसमें तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन दिया गया है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज़ में, कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड में। तो ये देखिए कार्टिलेज वाला जो सेल इमेज है इसमें कोलेजन फाइबर्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, प्लस इसमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। नाउ द सेकंड वन इज ये बोन सेल की इमेज है। ये जो बोन सेल की इमेज है ये कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू जिसको बोन ऑस्टियोसाइट, इसमें स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं बोन ऑस्टियोसाइट्स, और ये हमारे आरबीसी होते हैं। ये तो हमें पता ही है कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर ब्लड टिश्यूज़ बनाते हैं। तो अब बोन की बात करें तो बोन है वह हार्ड एंड नॉन प्लेएबल, यानी कि काफ़ी हार्ड होती है और जिसको मोड़ नहीं सकते। ग्राउंड स्टेट रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर, काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम भी होता है और कोलेजन फाइबर होता है जो कि बोन को स्ट्रेंथ और मजबूती प्रदान करता है। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम है वो कौन प्रोवाइड, किसके जरिए बनता है? वो बनता है हमारा स्केलेटन सिस्टम, यानी कि बोन्स की वजह से। तो बोन सपोर्ट करने का काम करती हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं हमारी बॉडी के अदर टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को। जैसे सॉफ्ट होते हैं हमारे लंग्स जो काफ़ी स्मूथ मसल सेल से बने होते हैं
और उनको प्रोटेक्ट करती हैं रिब्स। तो अगर रिब्स नहीं होंगी तो हमारे एक्सटर्नल शॉक लगता है, मान लो धक्का लगता है तो वो डायरेक्ट जो शॉक है वो सीधे लंग्स को लगेगा, लेकिन जो रिब्स हैं वो उसको कैरी कर लेती हैं, तो हमारे लंग्स प्रोटेक्ट रहते हैं। इसी तरीके से बोन्स हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, हमारी स्किन्स को काफ़ी मजबूती प्रदान करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड तो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ही है, बॉडी के हर एक पार्ट तक कनेक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ different types of cells present together, RBC, WBC and platelets. Now the second another tissue is the muscles tissue. अब मसल्स टिश्यूज़ की बात करें तो इसमें हमें स्केलेटन मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यानी कि जो मसल्स हैं हमारी, यानी कि मसल्स एक्चुअल में ईच मसल्स मेड बाय लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स, जो कि यानी कि मैंने बताया मसल्स में कोलेजन फाइबर्स होते हैं और वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, ठीक है। और ये छोटे छोटे फाइबर्स मिलके मायोफाइब्रिल्स बना लेते हैं। मसल्स फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन देन रिलैक्स टू रिटर्न द अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। मतलब मसल्स के जो फाइबर्स हैं वो छोटे हो जाते हैं जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। सपोज जैसे कि हम जैसे गर्म तवे पे हाथ रखते हैं, एकदम हटा लेते हैं, तो वो प्रोसेस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। तो उस केस में जो फाइबर्स हैं वो टूट जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं और इसीलिए मसल्स ऊपर की तरफ आ जाती हैं, शॉर्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन जब रेस्टिंग स्टेज में होता है तो ये उतने लॉन्ग शेप में फाइबर्स रहते हैं। तो यानी कि फाइबर्स डायरेक्टली अगर हम बात करें तो मसल्स की स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड करते हैं कि जितने ज़्यादा छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यानी कि फाइबर्स उतने ही ज़्यादा उसके अंदर होंगे और वो उतनी मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद बात करते हैं एक्शंस की। तो देयर एक्शंस मूव द बॉडी टू एडजस्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन जनरल म्यूजिकल प्ले ऑन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल्स आर थ्री टाइप्स: स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक मसल्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि जो भी हम वर्क करते हैं उसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता ही है, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, और अगर रनिंग है, साइकिलिंग है, तो सब में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ही हो रहा है। तो इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं कि कितने तरीके की जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको हमने डिवाइड किया गया है: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स डायरेक्टली जो बोन्स के साथ कांटेक्ट में रहती हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स में ये, जैसे कि हम बात करते हैं जैसे हमारी बाइसेप्स हैं और जैसे ट्राइसेप्स हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं बंडल टुगेदर पैरेलल फैशन। यानी कि इन्हीं मसल्स को अगर अब इसी पे ज़्यादा हम वर्कआउट करते हैं, इन्हीं के फाइबर्स को एक पर्टिकुलर शेप में लाते हैं, वही हमारे जैसे देखा होगा बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, और ये सिक्स पैक्स, ये सब क्या है कि इन्हीं फाइबर्स पे जो है वर्कआउट करके ही किया जाता है, बनाए जाते हैं। अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लोजेस सेवरल बंडल ऑफ मसल। यानी कि एक प्रोटेक्टेड शीथ रहती है मसल्स की, कनेक्टिव टिश्यू की, उसके अंदर ये फाइबर्स होते हैं और बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। और इन्हीं बंडल्स ऑफ फाइबर्स को जैसे हम जब सार्कोलेमा वगैरह बोलते हैं, जो कि आप मसल्स वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो ये जो पूरी मसल्स का जो सिस्टम है वो टोटली डिपेंड करता है उनके फाइबर्स के ऊपर। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि स्केलेटल स्ट्रेटेड मसल्स, और ये जो हमारी हैं इसके अंदर बात कर सकते हैं हम, ये स्मूथ मसल सेल्स के फाइबर्स हैं, और ये हमारे कार्डियक मसल्स के फाइबर्स हैं जो हमारे हार्ट पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये तीनों डिफरेंशिएशन, ये तीनों इमेजेस बताती हैं कि ये स्मूथ मसल सेल्स में, स्केलेटल मसल सेल्स में और कार्डियक मसल सेल्स में अंतर। जैसे हम बात करते हैं स्मूथ मसल सेल्स की, तो द स्मूथ मसल्स फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड। यानी कि स्मूथ मसल सेल्स के अंदर देखिए टेपरिंग हो रही है बोथ एंड पे, यानी दोनों एंड नैरो हैं इसके, ठीक है। एंड डू नॉट शो स्ट्रेचिएशन, और यहाँ पर टेपरिंग की वजह से एक रेगुलर पैटर्न नहीं मिल रहा है। सेल जंक्शन होल्ड दैम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक बंडल शीथ बना लेती हैं। दे फॉर्म आ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड की जो वेसल्स हैं, कैपिलरी, बोन्स और ये आर्टरीज, ये सब बनाने का काम स्मूथ मसल सेल्स का ही है। स्टमक बनाने का, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स आर इनवॉलेंट्री एंड देयर फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड।
यानी कि जैसे स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है, ब्लड में जो कैपिलरीज में जो ब्लड है वो लगातार दौड़ रहा है, तो ये डायरेक्टली किसी ब्लड के ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए जो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं ये इनवॉलंटरीज होती हैं, ठीक है। दूसरा कार्डियक मसल सेल्स होते हैं, ये इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेल जंक्शन फ्यूज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इनके जो जंग एक सेल एक दूसरे से सेल्स एक दूसरे से आपस में फ्यूज रहते हैं, जिससे कम्युनिकेशन में ईजी ये ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कार्डियक टिश्यूज़ को एक सेल से दूसरे सेल्स में। कम्युनिकेशन जंक्शन और सम फैशन पॉइंट शोज द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। When one cell receive a signal to contract, its neighbor are also stimulated। अच्छा, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में डिफ्यूज़ होने की वजह से क्या होता है कि एक सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो पूरे हर्ट पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से डिफ्यूज्ड है और वो जो साइमल्टेनियसली एक साथ ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कार्डियक मसल्स का वर्क है। और ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। एक्चुअल में ये जो है अगर हम बात करें ये भी इनवॉलंटरी होती हैं, यानी कि अगर हम बात करें इसमें जो स्केलेटल मसल्स हैं हमारी बॉडी की, ये अगर वॉलंटरी होती हैं। क्यों? क्योंकि कब हमें दौड़ना है, कब हमें गाना है, कब हमें चलना है, कब हमें उठना है, ये सब मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। लेकिन कार्डियक सेल यानी कि पैदा होने से लेकर मरने तक हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, यानी कि ऑटोमेटिक उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स अराइज होते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह परफॉर्म करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रेवल करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है डिफरेंट टिश्यूज़ का अपना अपना एक अलग सिस्टम है। नाउ द सेकंड वन इज़ न्यूरल टिश्यू। एक्चुअल में ये न्यूरल टिश्यूज़ नर्वस सिस्टम बनाते हैं बॉडी का, और दीज न्यूरल टिश्यूज़ एक्सर्ट द ग्रेट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग द कंडीशन। यानी कि बात की जाए तो अगर इनका देखा जाए सिस्टम, तो ये क्या है कि बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, यही करते हैं। अगर हम सेंसिबल हैं किसी भी चीज़ के लिए और अगर हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सोच पाते हैं या किसी के लिए रिस्पॉन्स दे पाते हैं, जैसे हीट के लिए, लाइट के लिए, कोल्ड के लिए, या फिर सामने से डेंजर के लिए, पर्टिकुलर एंगर कंडीशन में, तो इस सब का जो सेंस है वो सिर्फ हमें विदाउट न्यूरल टिश्यूज़ के इम्पॉसिबल है। हमारा जो बॉडी का जो पूरा जो नर्वस सिस्टम है एक तरीके से ये बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम है, और अगर कम्युनिकेशन सिस्टम ही अगर गड़बड़ हो जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह तक हमारी बॉडी की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। जैसे अगर हम बात करें कि अगर ब्रेन, अगर जैसे पैरालिसिस वाली कंडीशन यही होती है कि एक पर्टिकुलर बॉडी का जो ऑर्गन है वो मतलब कि उधर मैसेज पहुंच ही नहीं रहे। जैसे देखा होगा कि ओल्ड एज वाले पे जो लोग हैं ज़्यादातर उनमें पैरालिसिस अटैक का खतरा ज़्यादा रहता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलर जो मैसेज जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि मोटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स, इनमें से अगर कोई भी गड़बड़ होता है तो ना तो मैसेज आएगा ना जाएगा। तो उससे क्या होगा, पर्टिकुलर जो ऑर्गन है वो वर्क ही नहीं करेगा या पर्टिकुलर पार्ट, बॉडी का पार्ट वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए ये न्यूरल टिश्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मिलके एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं और मोस्टली 90% जो मतलब कि अगर हम बात करें जो ब्रेन का जो हिस्सा है वो नर्वस सिस्टम यानी ये न्यूरॉन से बना हुआ है, एक जाल है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जैसे जो हमें रिस्पॉन्स या फिर किसी भी चीज़ को सेंस करने में मदद करता है। बॉडी के जो जितने भी यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे इसमें हम बात कर सकते हैं स्किन है हमारा, तो ये क्योंकि वो थर्मो रिसेप्टर्स का यानी वो हीट के लिए सेंसिटिव है, तो उसका भी यह इन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली इनका जो 10th में आप लोग पढ़ के भी आए हो कि ये जो न्यूरल टिश्यूज़ है ये डिपेंड के इसका जो पार्ट होते हैं, जैसे एक्सोन पार्ट होता है, डेंड्राइट पार्ट होता है, सेल बॉडी पार्ट होता है, देन उसके बाद में न्यूक्लियस, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, ऊपर से ये माइलिन शीथ से कवर भी होते हैं। तो यहाँ पर सबका फंक्शन 10th में इजीली आप सब लोगों ने पढ़ा भी है कि डेंड्राइट जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कैरी करते हैं, उसके बाद में फिर एक्सोन्स में ये ट्रैवल करती हैं, फिर सेल बॉडी से होते हुए नर्व एंडिंग तक जाते हैं और फिर ये दूसरे सेल को एक्साइटेड कर देते हैं।
तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होते हैं केमिकल सिग्नल में, और केमिकल सिग्नल कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसकी वजह से बॉडी का एक कम्युनिकेशन मैनर सिस्टम एक सिस्टमेटिक मैनर से बनता चला आता है, और उसके बाद बॉडी जो है किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए एक अपना रिस्पॉन्स दे पाती है। तो न्यूरल टिश्यू exert the greatest control over the body responsiveness to changing the condition. Neuron, the unit of neural system, are excitable cells. The neuroglia cells, which constitute the rest of the neural system, protect and support the neurons. यानी कि न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो कि ये पूरा न्यूरल सिस्टम बनाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। न्यूरोग्लियल मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। तो मैंने बताया कि बॉडी के एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम का काम इन्हीं का ही है। व्हेन अ न्यूरॉन्स इज सुटेबली स्टिमुलेट एंड इलेक्ट्रिकली डिस्टर्ब इज जनरली विच स्विफ्टली ट्रेवल इनटू द प्लाज्मा। यानी कि ये जब ये एक्साइटेड हो जाते हैं तो इनका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्सॉन के थ्रू जिसके अंदर प्लाज्मा रहता है वो सेल बॉडी से सीधे डेंड्राइट से सेल बॉडी और वो साइटोप्लाज्म के होते हुए नर्व एंडिन तक, और फिर वहाँ से वो जो है वो ट्रेवल करते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूरल टिश्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए, और ये नहीं होगा तो बॉडी का सिस्टम मैकेनिज्म बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। किस तरीके से जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो काफ़ी बॉडी के अंदर अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग कैसे वर्क करते हैं। सो किस तरह से एक ह्यूमन बॉडी बनी हुई है और कैसे वर्क करती है, और इनको ये टिश्यूज़ कैसे वर्क कराते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the different types of tissues present in the different locations of the body which occurs a different function. So enjoy this video. Thank you.